ये कहानी है प्रतिभा की, जिसे खाना बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो हर दिन अपने परिवार के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाया करती थी। प्रतिभा के परिवार में उसका पति देवेश, उसका बेटा प्रतीक और बेटी स्नेहा थी। प्रतिभा के हाथ के खाने के सभी कायल थे, सिवाय उसके बच्चों के, जो बढ़ती उम्र के साथ खाने पीने में लापरवाही करने लगे थे। उन्हें समझाते हुए, प्रतीक, स्नेहा, मैं तुम दोनों के खाने को लेकर आना पानी से बहुत परेशान हो गई हूँ। आखिर क्या कमी थी आज के पालक पनीर में? अरे माँ, आज हमारे दोस्त का बर्थडे था, इसलिए हमने बाहरी बर्गर खा लिया था। और फिर हम तो भूल ही गए कि आपने हमें टिफिन दिया था। तुम दोनों के सारे नखरे जानती हूँ मैं। 1 हफ्ते से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं तुम दोनों के यही बहाने सुनते सुनते। खाना बर्बाद करना कोई अच्छी आदत थोड़ी ही है। अरे अब छोड़ो भी प्रतिभा, बच्चे ही है, थोड़े नखरे तो करेंगे ही। दोनों बच्चे तुरंत ही जाकर देवेश के गले लग जाते हैं। प्रतिभा अपने पति के इस लापरवाही और दुलार के सामने हार जाती थी। बच्चे भी देवेश के बल पर अपनी मनमानी कर लिया करते थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन दोनों ने प्रतिभा ने बनाए हुए पराठे कुत्तों को खिला दिए, और ये सब प्रतिभा ने देख लिया। उनके घर आने पर वो उन्हें डांट ही रही थी कि तभी प्रतीक गुस्से में आकर, माँ, आपके हाथों में ना अब वो स्वाद ही नहीं है जो पहले हुआ करता था। हम ये रोज का पकाऊ खाना खाकर थक गए हैं। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। हमने कोशिश की थी समझने की, पर ऐसे लगता है कि आपके हाथों का जादू कहीं खो गया है। इतना कहकर दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए। प्रतिभा ने एक लंबी सांस ली और वो खुद से, इनके लिए जितना भी करूं कम ही रहेगा। उस रात प्रतिभा मायूस हो लेटी थी। तभी उसे अपनी माँ का कॉल आता है। हेलो, कहो माँ, कैसी हो? आज आपने इतनी रात को कैसे कॉल किया? बेटी, जल्दी यहाँ आ जा, तेरे पापा को बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। अपनी माँ की बातें सुनकर प्रतिभा चौंक गई। क्या हुआ है पापा को? मैं कल सुबह ही वहाँ आती हूँ। प्रतिभा के पिताजी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था और उसकी माँ अकेले घबरा रही थी। प्रतिभा ने ये सारी बातें देवेश को बताई और अपने मायके के लिए निकल गई। वहाँ जाकर उसने देखा तो उसके पिताजी बुरी तरह से जख्मी हुए थे। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अपने सेहत का ख्याल रखिए, जरूरत से ज्यादा मेहनत मत कीजिए, पर आप है जो मेरी एक बात नहीं सुनते। अरे बेटा, इसी बहाने तू हमसे मिलने तो आ गई, नहीं तो गृहस्थी छोड़ के मजाल है तू कहीं जाए। और बता, दामाद जी और बच्चे कैसे हैं? मायूसी बच्ची बनी प्रतिभा ने अपने मन की सारी बात अपने पिताजी को बता दी। तभी उसकी माँ उसकी मनपसंद गुड़ वाली चाय लेकर आई। माँ पिताजी के साय में उसे अपना बचपन वापस से महसूस हो रहा था, लेकिन प्रतिभा इस कारण से अपने मायके नहीं आई थी। वो तो अपने पिताजी का ख्याल रखने और जब तक उसके पिताजी ठीक नहीं हो जाते तब तक अपने पिता की एकमात्र कमाई का जरिया उनका ढाबा चलाने के लिए आई थी। प्रतिभा अपने जवानी के दिनों में यही काम किया करती थी। अपनी माँ से उसने ढाबे के मेनू के बारे में कुछ और जानकारी ले ली। माँ, सच कहूँ तो ढाबे के मेनू से मुझे नहीं लगता कि बच्चों और युवाओं में इस मेनू को लेकर कोई दिलचस्पी है। हमारे पुराने ग्राहक भले ही आ रहे हैं, तो तू ही बता हमें क्या करना चाहिए। प्रतिभा और उसकी माँ सोचने लगी। तभी उसे अपने बच्चों की कई बातें याद आ गई, पर इस बार मायूस होने के बजाय उसे एक आइडिया आया। माँ, मिल गया आइडिया। उस रात प्रतिभा ने अपने मोबाइल के जरिए ढाबे का नया मेनू लिखा और उसे सुबह जाकर प्रिंट करवा लिया। अगले कुछ ही दिनों में उसने युवाओं को आकर्षित करने के लिए ढाबे को थोड़ा रेनोवेट किया और फिर अपना ढाबा शुरू किया और अपने नए मेनू के प्रचार में लग गई। आइए आइए, बच्चे बूढ़े और सभी जवान, सभी के लिए एक से एक पकवान। उसके प्रचार की कला और ढाबे का बदला रूप, ये सभी देखकर प्रतिभा ने बहुत से युवा युवतियों को अपनी ओर खींच लिया। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ पिताजी को खींचकर ढाबे पर ले जा रहे थे, और ले भी क्यों न जाए। नूडल्स के विभिन्न व्यंजन जो मेनू में दिखाए गए थे, वो जानती थी आज के पीढ़ी को चटपटा और मसालेदार व्यंजन ही ज्यादा पसंद होता है। काकी, क्या आपके पास एग नूडल्स मिलेंगे? जरूर बेटा,
ये स्वाद और सेहत दोनों के लिए जबरदस्त है। प्रतिभा के खुश मिजाजी को देखकर लोगों को उनके बचपन की याद आ गई। प्रतिभा के एग नूडल्स, वेज नूडल्स, मंचूरियन नूडल्स और चिकन नूडल्स ने सभी के मुंह में पानी ला दिया था। ढाबे के पुराने ग्राहक भी इन लजीज व्यंजनों के नाम सुन उसे आजमाने के लिए ढाबे पर आ जाते थे। प्रतिभा बेटा, तेरी काकी से छुप के आया हूँ। तेरे हाथ के चिकन नूडल्स तो खिला दे। अभी ले आई काका। ढाबे पर प्रतिभा बहुत अच्छी कमाई कर रही थी। ये देखकर उसके पिताजी भी चैन की सांस ले पा रहे थे। उसका ढाबा सभी और मशहूर हो गया था और प्रतिभा को अपने अंदर की खुशी वापस महसूस होने लगी थी। फिर एक दिन उसके ढाबे पर कुछ ऐसे ग्राहक आ गए जिन्हें देखने की प्रतिभा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके बच्चे प्रतीक और स्नेहा। हम सलाद नूडल्स लेंगे, वो भी सूप के साथ। प्रतिभा ने नूडल्स बनाए और उसे प्रतीक और स्नेहा के टेबल पर परोसा। नूडल्स खाने के बाद स्नेहा की आंखें नम हो गई। माँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। हमें माफ कर दो माँ। नूडल्स वेजिटेबल के साथ अच्छी तरह घुल गए हैं। ये टेस्ट कहीं और नहीं मिल सकता माँ। हम आपके हाथ के जादू को लेकर कितना गलत थे। मुझे खुशी है कि आप लोगों को ये पसंद आया। प्रतिभा धन्यवाद कह के वहाँ से चली जाती है। शाम के समय ढाबा बंद करके वो घर जाती है जहाँ उसके पिताजी प्रतीक और स्नेहा के साथ बैठे थे। अरे बेटी, आ गई। उम्मीद है दिन अच्छा गया होगा। हाँ पापा, दिन तो बहुत अच्छे से गया। आपने दवाई ली? नहीं ली तो मैं अभी दे देती हूँ। प्रतिभा, बच्चों को नजरअंदाज मत कर। दामाद जी ने बताया इन्होंने तेरे बिना बहुत तकलीफ झेली है। ये तुझसे माफी मांगना चाहते हैं। माँ, इससे पहले आप कुछ कहे, हम अपनी गलती मानना चाहते हैं। आपका कहा ना मानने का ये असर हुआ कि मुझे और स्नेहा दोनों को पेट में इन्फेक्शन हो गया था। माँ, बहुत दिनों से आपकी याद भी आ रही थी, इसलिए हमने सोचा आपको ढाबे पर ही मिल ले। माँ, क्या आप हमसे सही में बात नहीं करेंगी? प्रतिभा बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है और कुछ देर बाद दाल, चावल और सब्जी लेकर बाहर आती है। खाना खा लो और आराम कर लो, सफर ने थका दिया होगा। अब दोनों बच्चे प्रतिभा के गले लग गए और प्रतिभा भी भावुक हो गई। माँ, हमें एक और मौका दे दीजिए। अब हम खाने में बिल्कुल आनाकानी नहीं करेंगे। एकदम पक्का वादा है माँ। प्रतिभा मुस्कुराई और उसने दोनों को गले लगाकर उन्हें माफ भी कर दिया। कुछ हफ्ते बाद वो अपने ससुराल चली जाती है। अब ढाबे पर उसके माँ पिताजी काम करने लगे, वो भी प्रतिभा के बनाए गए मेनू के साथ। यहाँ प्रतिभा ने भी तय कर लिया था कि वो समय मिलने पर अपने पिताजी के ढाबे पर काम करने जाती रहेगी और इस तरह नूडल के ढाबे के बदौलत प्रतिभा ने अपनी खोई हुई खुशी और बच्चों का सम्मान दोनों को जीत लिया। हम अगर किसी चीज में रुचि रखते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं तो हमें सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तुम पेड़, मैं शाखा, तुम बिन मैं अभागा, ये बताने वाली ये कथा है दोनों माँ बेटे की। हरिहरपुर नाम के गांव में चंपा नाम की एक औरत अपने बेटे सुमित के साथ रहती थी। चंपा बहुत ही मेहनती और खुशमिजाज औरत थी। उसने अपने बेटे की परवरिश अकेले ही की थी। उसकी हर ख्वाहिश अपनी मानकर उसने पूरी की थी। लेकिन सुमित अपनी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद भी नौकरी ढूंढने के बजाय घर पर ही रहता था। गांव के चौराहे पर जाकर बैठने लगा था तो उसे कुछ बुरे लोगों की संगत लग गई। चंपा उसे हर रोज समझाती, उसे अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए कहती, लेकिन उसकी बुरी संगत के कारण अब सुमित कभी कभी शराब भी पीकर आने लगा था। एक दिन रात के समय सुमित नशे की हालत में घर आता है तो उसे देख चंपा उसे डांट लगाते हुए, सुमित, ये कोई घर आने का वक्त है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ बेटा। अरे माँ, अब चुप भी करो। घर पर आते ही शुरू हो जाती हो तुम। सुमित, आज तू ऐसा दिख रहा है जैसे कहीं कीचड़ में होली खेल कर आया हो। अरे थोड़ी तो शर्म किया करो। सुमित अपनी माँ की इतनी सी बात पर नाराज हो गया और वो अपनी माँ से, माँ, आपको कितनी बार कहा है कि एक ही बात बार बार बोलकर मुझ पर इमोशनल अत्याचार करना बंद करो। अगर तुम्हें इतना ही लगता है ना माँ, तो मुझे कुछ पैसे दे दो, उससे मैं कुछ काम धंधा शुरू कर दूंगा। हाँ रे मेरे नालायक बेटे, खुद तो शराब पीता है
और दूसरों को सलाह देता है। मेरे दिए हुए पैसे भी तो शराब में ही उड़ाएगा। तुम्हारे सारे पैसे मैं तुम्हें सूद सहित वापस कर दूंगा माँ। वाह रे मेरे बेटे वाह। देख तू अब होश में नहीं है। हम कल इस बात पर बात करते हैं। सुमित अपने कमरे में जाकर बेड पर सो जाता है। सुमित की सारी बातें चंपा के मन को बहुत चुभती है, लेकिन आज चंपा ने मन ही मन ठान ली थी कि वो सुमित को सही रास्ते पर लेकर आएगी, उसे सबक सिखाकर ही रहेगी। अगले ही दिन चंपा बीमार पड़ने का नाटक करती है और फिर सुबह सुमित उठने के बाद जब चंपा के पास जाता है और उसे बिस्तर पर पड़ा हुआ देखता है तो वो अपनी माँ से, अरे माँ, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी देर से बिस्तर पर सोई हो? चंपा सुमित की बातों को अनसुना कर वहीं पर पड़ी रहती है। ये देख सुमित डर जाता है क्योंकि कल रात तो उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। तो वो अपनी माँ के पास जाकर, माँ, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है क्या? चलो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। नहीं बेटे, थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक लगेगा। नहीं माँ, हम एक बार अस्पताल जाकर ही आते हैं। चलो जल्दी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू सिर्फ मेरे लिए एक ग्लास गर्म पानी लेकर आ। सुमित जल्दी से किचन में जाता है और पानी गर्म कर वो ग्लास में डालकर लेकर आता है और अपनी माँ से, ये लो माँ। चंपा गर्म पानी का ग्लास हाथ में लेकर उसे जानबूझकर छोड़ देती है और ऐसे दिखाती है जैसे थकावट की वजह से हाथ से गिर गया हो। तभी चंपा सुमित से, बेटे मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ, मैं फिर से गर्म पानी लेकर आता हूँ। सुमित फिर से किचन में जाता है और एक गिलास पानी गर्म कर लेकर आता है और अपनी माँ को देते हुए, ये लो माँ। चंपा अपने हाथ में ग्लास लेकर फिर से छोड़ देती है। तो ये देख सुमित को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ से, अरे माँ, ये तुमने क्या कर दिया? इतने कीमती बिस्तर पर पानी गिरा दिया। अब तो पूरा बिस्तर ही गीला हो गया है। तभी चंपा सुमित को जवाब देते हुए, बेटे मैं तो बीमार हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो, जब तुम सिर्फ 6 महीने के थे, छोटा सा बच्चा थे, तब तुम न जाने कितनी बार बिस्तर गिला करते थे, लेकिन मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं होती थी। रात को तुम जब बिस्तर गीला करते थे और रोते थे तो मैं तुम्हें सूखे बिस्तर पर सुलाती और खुद गीले बिस्तर पर सो जाती थी। और आज देखो, तुम्हें मेरी कुछ नहीं पड़ी, तुम्हें इस बिस्तर की पड़ी है। तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो कि बिस्तर गीला कर दिया। माँ की ये बातें सुनकर सुमित की आंखें खुल जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अपने आप ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर अपनी माँ से, माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, मगर तुम चुपचाप सहती रही। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। सुमित अपने माँ के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। तो उसका रोना देख चंपा की आंखें भी नम हो जाती है। वो सुमित को उठाकर, सुमित तुझे तेरी गलती का एहसास हो, इसीलिए मैंने ये सब किया था। अब तुझे तेरी गलती समझ में आ चुकी है, तो अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चंपा सुमित को प्यार से पुचकार कर उसे गले लगा लेती है। चंपा ने सुमित को माफ कर दिया था, लेकिन आज की घटी घटना के कारण सुमित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने शराब को हाथ भी ना लगाने का वचन अपनी माँ को दिया था। इतना ही नहीं, अब सुमित ने कई जगहों पर इंटरव्यू दिया था और उसे अच्छी नौकरी भी लग जाती है। अपने बेटे में बदलाव देख चंपा बहुत ज्यादा खुश थी और खुशी से अपना जीवन अपने बेटे के साथ व्यतीत कर रही थी। इस प्रकार चंपा ने अपने बेटे को अच्छी जिंदगी जीने का सबक सिखाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपने बड़ों का आदर करो और अच्छे विचारों पर चलने का प्रयास करो।